सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, जिसे हम बोलचाल में महाभियोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैसे संविधान में स्पष्टता क्लियरली महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के लिए दी गई है। लेकिन जज के हटाने की प्रक्रिया को भी सामान्य समझ में और बोलचाल में हम महाभियोग कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है उस पे हम चर्चा करते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 124 क्लाउज 4 में दो आधार दिए गए हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार, और असक्षमता, इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का यह अर्थ है कि फिजिकली जज अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने की स्थिति में नहीं है। तो इन दो आधारों पर आर्टिकल 124 का क्लाउज 4 कहता है कि जज को हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? यह अधिकार संसद को आर्टिकल 124 क्लाउज 5 में दिया गया। मतलब यह संसद की शक्ति है कि जांच की प्रक्रिया के नियमों को निर्धारित करे, और संसद ने अपने इसी अधिकार के तहत 1968 में जज इंक्वायरी एक्ट 1968 पारित किया, जिसके अंतर्गत यदि आप देखें तो 6 स्टेज हैं, 6 स्टेज हैं जिससे गुजरकर किसी जज को इम्पीचमेंट महाभियोग से हटाया जा सकता है। यह हमने शुरू में ही क्लियर कर दिया कि इम्पीचमेंट सिर्फ बोलचाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सामान्यतः अखबारों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, सारे जगहों पे हम इम्पीचमेंट करें, लेकिन यह सिर्फ जो है हटाने की प्रक्रिया है संवैधानिक रूप से। तो हटाने की जो ये प्रक्रिया है, यह जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत 6 स्टेज में, माने 6 चरणों में जज को हटाया जा सकता है। पहला स्टेज 1। स्टेज 1 में प्रस्ताव की शुरुआत होती है। संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदन में से कोई भी जज के हटाने का प्रस्ताव इनिशिएट कर सकता है, शुरू कर सकता है। यदि लोकसभा करती है शुरू, तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस लोकसभा के स्पीकर को दिया जाएगा, और यदि राज्यसभा इनिशिएट कर रही है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित नोटिस राज्यसभा के चेयरमैन को दिया जाएगा। ये स्टेज 1 है, चरण 1 है। स्टेज 2 में यदि प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को दिया गया है, या प्रस्ताव राज्यसभा के चेयरमैन को दिया गया है, तो स्पीकर और चेयरमैन का ये विशेषाधिकार है। मतलब ये उनके पास अधिकार है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि स्पीकर को या चेयरमैन को लगता है कि हटाने के लिए जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का ग्राउंड दिया गया है उसमें दम नहीं है, तो वो प्रस्ताव को रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि प्रस्ताव में प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यह स्वीकार करने योग्य, ये वैसे ये है या नहीं, ये विवेकाधिकार स्पीकर और चेयरमैन का है। तो स्टेज 2 में, चरण 2 में प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है। अब यदि प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो स्टेज 3 शुरू होती है। अब स्पीकर या चेयरमैन जो है एक जांच कमेटी बनेगी, इंक्वायरी कमेटी बनेगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस, किसी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस, मतलब भारत में बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, तो किसी भी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, प्रतिष्ठित कानूनविद। मतलब ये 3 सदस्यीय समिति बनेगी, यह जांच समिति होती है। और यह है स्टेज 3 कि आपने एक जांच समिति फॉर्म कर दी। अब स्टेज 4 इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट का फेज है, जहां जांच समिति लगाए गए आरोपों की डिटेल में जांच करेगी, और इस दौरान संबंधित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। यदि वह जांच समिति आरोपों को सही पाती है
तो अपनी रिपोर्ट सदन को देगी, और यदि जांच समिति आरोपों को सही नहीं पाती है तो वो प्रक्रिया वही समाप्त हो जाएगी। तो आप देखिए कि स्टेज 4 जो है, चरण 4, उसमें जजों की समिति यदि आरोपों को सही नहीं मानती तो हटाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब है कि जजों की हटाने की प्रक्रिया में जजों की सहमति के बाद ही सदन उस पर चर्चा कर सकती है। सदन उससे पहले सिर्फ प्रस्ताव सदन को जाता है, लेकिन जांच समिति की रिपोर्ट के बाद ही सदन उस पर चर्चा करेगी। अब आता है स्टेज 5, डिबेट एंड वोटिंग, जहां लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव पे चर्चा, गर्मा गर्म चर्चा, पूरी गंभीर चर्चा होती है, और चर्चा के बाद वह सदन उसे पारित करता है। लेकिन इस संदर्भ में एक चीज आप ध्यान रखें कि जब लोकसभा में प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है तो उस दौरान स्वयं वह न्यायाधीश या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि उसका पक्ष रख सकता है। जज को हटाने के प्रस्ताव पे 3 बार अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला, जब जांच समिति आरोपों की जांच कर रही है। दूसरा, जब पहला सदन आरोपों पे चर्चा कर रहा है। और तीसरी बार, जब दूसरा सदन आरोपों पे चर्चा कर रहा है। तो जज को अपना पक्ष रखने का 3 बार मौका है। पहले सदन में जब जज के हटाने के प्रस्ताव पे गंभीर चर्चा चल रही होती है, इस दौरान जज अपना पक्ष रखता है। उसके बाद भी सदन यदि हटाने के प्रस्ताव पे आगे बढ़ना चाहती है तो उसे विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। विशेष बहुमत में यहां 2 कंडीशन पूरा किया जाना आवश्यक है। कंडीशन नंबर 1 कि उपस्थित सदस्यों का प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वालों का 2/3 से प्रस्ताव पारित होगा, और वह 2/3 सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए। मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक। तो यह दोनों शर्तें पूरे करने पर वह प्रस्ताव पहले सदन से पारित हो जाएगा। यदि हमने माना कि वह प्रस्ताव लोकसभा से पारित हुआ है तो अब वह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। दूसरे सदन में भी उस प्रस्ताव पे पूरी चर्चा होगी, और इस दौरान भी अभी हमने देखा कि जज को स्वयं या उसे अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाएगा। तो दूसरे सदन में भी चर्चा के बाद उसी तरह से विशेष बहुमत, और फिर वह विशेष बहुमत सदन की बहुसंख्या भी होनी चाहिए, मतलब सदन का बहुमत 50% से अधिक। यदि ये स्टेज 5 कंप्लीट हो जाता है डिबेट का, वोटिंग का, तो स्टेज 6 प्रेसिडेंट ऑर्डर या कहिए फाइनल रिमूवल, जहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा जज को हटाता है। इस संदर्भ में एक बात ध्यान रखें कि भारत में पहले जज जिनके हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह शुरू हुई वह थे जस्टिस बी रामास्वामी। 1993 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जज थे। इनकी प्रक्रिया पूरी तरह शुरू हुई। इन पे वित्तीय फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का आरोप था, सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप था, और 3 सदस्यीय समिति ने पहला जज हैं जिन्हें जांच में दोषी पाया। और हमने अभी डिस्कस किया कि जब जांच समिति अपनी जांच में दोषी पाता है तो सदन में आगे चर्चा होगी। सदन में 1993 मई में गर्मा गर्म बहस हुई, और इसी समय प्रसिद्ध वकील इस चर्चा में कपिल सिब्बल ने संसद में, लोकसभा में जस्टिस बी रामास्वामी का बचाव किया था, और उनका बचाव में दिया गया वो दलील ने कपिल सिब्बल को काफी ख्याति दिलाई थी कि कैसे उन्होंने जज का बचाव किया था। बी रामास्वामी ने अपना पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल को ऑथराइज किया था। लोकसभा में चर्चा के बाद जब मतदान हुआ तो उस समय की मुख्य पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा के मतदान से बहिर्गमन कर लिया, मतदान में शामिल नहीं हुआ। यही कारण है कि वह पहला पूर्ण प्रस्ताव था जज को हटाने का जो सदन में वोटिंग के लिए, डिबेट के लिए आया। डिबेट हुआ लेकिन वोटिंग में वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि 2/3 का जो आवश्यक बहुमत है हासिल न करने के कारण वो प्रस्ताव गिर गया। और इस तरह से उसके बाद से भी
आज तक किसी भी जज के हटाने का प्रस्ताव संसद में पूरा नहीं किया जा सका है और उस प्रक्रिया से किसी जज को नहीं हटाया जाए। वैसे प्रस्ताव लाने के बाद बी रामास्वामी ने भी त्यागपत्र दे दिया और बहुत सारे जजों ने त्यागपत्र देकर उस प्रस्ताव को खत्म करा दिया, लेकिन संसद अपने अधिकार के माध्यम से अभी तक किसी जज को नहीं हटा सकी है। थैंक यू।